एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो सीए फाउंडेशन वालों का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खत्म हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से? मैं स्टार्ट करता हूँ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, देखो, ये देखो, सबसे पहली चीज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कब का है? ये है एक्ट 1872 का। यानी कि ये एक्ट कब का, कब से बिलोंग करता है? ये एक्ट बिलोंग करता है 1872 से। दैट मीन्स ये एप्लीकेबल हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। ये कब हुआ था? अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। ओके, अब देख, हुआ क्या था। ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। कब एप्लीकेबल हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। कब? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। और उस टाइम ये एक्ट, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर। किसके ऊपर? इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर ये एक्ट बेस्ड है। ठीक है, और ये एक्ट जो है वो पास हुआ था उस टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो था नहीं, पार्लियामेंट तो था नहीं। ये उस टाइम पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी। तो ये जो लॉ है, ये लॉ रिलेटेड है किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। ये लॉ रिलेटेड है किससे? ये लॉ रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से। किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो भी लॉ है वो किस में है? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, जो कि पास जो हुआ था। पास किसने किया था? ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ था। और ये किस, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर। ठीक है, हाँ जी सर, यहां तक ठीक है। अब देखो, ये ये जो है, ये एक्ट, इस एक्ट को असेंट कब मिला था? यानी कि इस एक्ट पे मंजूरी कब मिली थी? इस एक्ट पे मंजूरी मिली थी 25 अप्रैल 1872 को। कब? 25 अप्रैल 1872 को। और ये एप्लीकेबल कब हुआ था? यानी कि इस दिन इसको क्या मिल गया? इस दिन इसको मिल गया कंसेंट। बट ये केम इनटू फोर्स, यानी कि ये एप्लीकेबल कब हुआ? 1 सितंबर 1872 से। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 1872 से, 1 सितंबर 1872 से। और ये लॉ जो है, वो लॉ कहाँ अप्लाई करता है? ये लॉ अप्लाई करता है पूरे इंडिया में, होल ऑफ द इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जब 370 अमेंड नहीं हुआ था, आर्टिकल 370 जब ये अमेंड नहीं हुआ था, तो यहाँ पे था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि
इंडिया के कुछ कुछ लॉज हैं जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते थे, दैट इज वाई वहां पे लिखते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर अमेंडमेंट इन आर्टिकल 370 ये हो गया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो गया? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हाँ जी भैया, यहां तक क्लियर है। अब देखो, स्टार्ट में इतने कितने, इसमें कितने सेक्शन थे स्टार्ट में? इस एक्ट में टोटल 266 सेक्शन थे। कितने? 266। कितने? 266 यानी 266 सेक्शन। कितने? 266 सेक्शन थे। बट लेटर ऑन 1930 में सेक्शन 76 से लेके 123 को क्या कर दिया गया? सेपरेट, और इसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या नाम रखा गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यानी कि अपना अपना मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 का जो जो सेक्शन है, सेक्शन 76 टू 123, ये किसके नाम से जाना जाता है? ये नाम किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो आगे। अब अब फिर से एक डिवीजन हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 में, सेक्शन 239 टू 266। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाना जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये किसके नाम से जाना जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से। और इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 239 से लेकर 266, इसको सेपरेट कब किया गया? इसको सेपरेट किया गया था 1932 में। 1932 में। और ये जो सेक्शन है 66 से 123, इसको सेपरेट कब किया गया? इसको सेपरेट किया गया 1930 में। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो कितने सेपरेशन हुए? दो सेपरेशन हुए टोटल। तो कितने कितने दो दो सेपरेशन हुए। ओके, अभी देखो, अभी प्रेजेंटली 266 सेक्शन में कितने सेक्शन अपने को पढ़ने हैं? तो 266 सेक्शन में सेक्शन 1 से लेके 75 डील करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सेक्शन 124 से लेके 238 ये डील करता है बेलमेंट प्लेज, इंडेमिनिटी गारंटी एंड एजेंसी। बेलमेंट प्लेज, इंडेमिनिटी गारंटी, एजेंसी। ठीक है। अब देखो 1 से 75, यहां पे कितना आया? यहां पे आया 1 से 75, और यहां पे आया 124 से 238। तो बाकी का कहाँ गया? बाकी का यहाँ 76 से 123 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और 239 से 266 है पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से, यानी कि फ्रॉम
पास्ट, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है, यहाँ तक। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, ये था इंट्रोडक्शन किसका, ये है इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब देखो, अब आते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। किसके? इंस्टीट्यूट के। अब देखो, अब देखो, जो बुक में लिखा है वही यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। हाँ जी भैया, मेंशन्ड है। अब चलो, अब सबसे पहली चीज, हम लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, हम लोग काफी टाइम से क्या देख रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें टर्म आ रहा है, इसमें टर्म आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेंशन्ड है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच। और डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। और डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, इनफोर्सेबल है, यानी कि जिसका कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ लीगल एस्पेक्ट है, कुछ लीगैलिटी है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में के डेफिनेशन में दो टर्म आए, अग्रीमेंट और इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्लियर है। तो अब एक एक करके देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। तो देखो, अग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज ई, सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज क्लॉज ई। अब ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द consideration for each other. Every promise and set of promise forming the consideration for each other. यानी कि या तो सिंगल प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि एक से ज्यादा प्रॉमिस हो, जिसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। जैसे 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 मैंने किया, जैसे जैसे
जैसे हुआ क्या, ये ए है और ये बी है। ए ने ए ने बी को कहा कि अगर तुम अपनी कार, ए ने कहा बी को, अगर तुम अपनी कार हमको 80,000 में बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा। ए ने कहा बी को, ए ने कहा बी को, छोड़ो एग्जांपल ऐसे देखो। ए ने कहा बी को, मैं अपनी कार 80,000 में बेचूंगा, मैं अपनी ये कार 80,000 में बेचूंगा। तो बी ने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा। तो अब एक बात बताओ, ए का प्रॉमिस क्या है? ए का प्रॉमिस है कि ए जो ये कार है ये किसको देगा? ये देगा बी को। ए के पास जो कार है, ये कार ए किसको देगा? ये कार देगा ए बी को। ये जो कार है ये कार देगा ए बी को। और बी जो है, बी बदले में क्या देगा? बदले में देगा 80,000 रुपए। बदले में क्या देगा? बदले में देगा 80,000 रुपए। तो ए का प्रॉमिस क्या हुआ? ए का प्रॉमिस हुआ कार देना। बी का प्रॉमिस क्या हुआ? बी का प्रॉमिस हुआ ये 80,000, बी का प्रॉमिस हुआ ये 80,000 रुपए देना ए को। ठीक है, तो एक दूसरे से प्रॉमिस किए, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, और उस प्रॉमिस की वजह से क्या फॉर्म हुआ? उस प्रॉमिस की वजह से फॉर्म हुआ कंसिडरेशन। क्या फॉर्म हुआ? कंसिडरेशन। ओके, अब देखो, अब देखो, अब फिर से यहां दो चीज निकल के आया। अब फिर से यहां दो टर्म निकल के आया, दो टर्म निकल के आया। पहला पहला प्रॉमिस, दूसरा कंसिडरेशन। पहला प्रॉमिस, दूसरा कंसिडरेशन। अब देखो प्रॉमिस क्या होता है। सेक्शन 2 ए, सेक्शन 2 ए, सॉरी, इट्स अ सेक्शन 2 बी, सॉरी, इट्स अ सेक्शन 2 बी, इट्स अ सेक्शन 2 बी। बी, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस का डेफिनेशन होता है व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रॉमिस इज मेड give his assent thereto, it is called promise, it is called promise। देखो, it's called promise। when a person to whom proposal is made give his assent, the proposal is accepted and accepted proposal is called promise। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? when the person to whom proposal is made, when the person to whom proposal is made give his assent is called
एक्सेप्टेड, द प्रपोजल इज कॉल्ड एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। अब देखो, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ए बी, ए ने क्या बोला? मैं अपनी कार बेचूंगा। ए ने क्या बोला? मैं अपनी कार बेचूंगा। ए ने क्या बोला? मैं अपनी कार बेचूंगा। बी ने क्या बोला? इसके बदले मैं 80,000 रुपए दूंगा। तो ए का प्रॉमिस क्या है? ए ने क्या किया? ऑफर या प्रपोजल। ए ने क्या किया? ऑफर या प्रपोजल। बी ने क्या किया? उस ऑफर या प्रपोजल को बी ने किया एक्सेप्ट। और जब प्रपोजल या ऑफर को करते हैं एक्सेप्ट, उसको बोलते हैं प्रॉमिस। उसको बोलते हैं प्रॉमिस। तो ए का प्रॉमिस क्या है? ए का प्रॉमिस है इस कार को बी को देना, और बी का प्रॉमिस क्या है? इस कार के बदले 80,000 रुपए देना। तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस? ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन ये सारा यहां से क्लियर करते हैं। ओके, अब देखो, एन अग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, is called is called कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट, सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। ठीक है, तो फिर यहां से आया वर्ड प्रॉमिस। तो अपन लोगों ने, हम लोगों ने प्रॉमिस का डेफिनेशन पढ़ा कि when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted it become promise। ठीक है, यानी कि प्रपोजल या ऑफर को क्या कर लिया जाएगा? जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, यहीं यहीं पे देख लो, यहीं पे। अब नेक्स्ट, इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें क्या होगा? लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब कि वो कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सके, जिसकी लीगैलिटी कोर्ट ऑफ लॉ में हो, आइज ऑफ लॉ में हो। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देख, एक चीज, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं एक बात बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या आया? ऑफर। ऑफर को जब एक्सेप्ट किया गया, ऑफर को क्या किया गया? एक्सेप्ट। तो ये क्या बना? प्रॉमिस। ये क्या बना? प्रॉमिस। ठीक है, ऑफर को जब एक्सेप्ट किया गया तो वो क्या बना? प्रॉमिस। अब क्या हुआ? प्रॉमिस में फिर क्या आया? प्रॉमिस में फिर क्या आया? प्रॉमिस में फिर आया, प्रॉमिस में फिर आया, प्रॉमिस के साथ आया कंसिडरेशन। तो ये क्या बना? एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट में क्या आया? एग्रीमेंट के साथ क्या आया? इनफोर्सेबिलिटी। तो ये क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना?
ऑन सेक्शन 2 बी, सेक्शन 2 ई, सेक्शन 2 एच। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। पेंडिंग कौन सा है? कंसिडरेशन। पेंडिंग कौन सा है? कंसिडरेशन। तो देखो, कंसिडरेशन, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 डी। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 डी। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में। इसका लैटिन फ्रेज क्या है? क्विड प्रो क्यू। क्या है? क्विड प्रो क्यू। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो देखो, जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन आया तो क्या बना? अग्रीमेंट। यानी कि कंसिडरेशन का मतलब मनी और इन काइंड। क्लियर है? मनी और इन काइंड। क्लियर है? हाँ जी भैया, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखो देखो, प्रपोजल या ऑफर को जब एक्सेप्ट किया गया तो इसको बोला गया एक्सेप्टेड प्रपोजल या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या आया? कंसिडरेशन। एग्रीमेंट के साथ क्या आया? सॉरी, प्रपोजल के साथ क्या आया? कंसिडरेशन। तो क्या बना? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या आएगा? लीगल इनफोर्सेबिलिटी। तो ये क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? क्लियर है? ओके, एक मिनट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से इनफोर्स कौन कौन से वैलिड टर्म होने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला एक बात बताओ, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू पार्टीज। अरे जब तक दो लोग नहीं होंगे तो तब तक क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर। तो कम से कम कितने पार्टी चाहिए? दो पार्टी। ठीक है, ओके। इन दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और क्या होना चाहिए? लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये जो अग्रीमेंट हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। और क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब देखो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट ये चीजें सेक्शन 10 में लिखी हुई नहीं है। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट किसके बीच? दो पार्टीज के बीच। प्री कंसेंट। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए।
पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लुनाटिक नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मेजर, इनकैपेसिटेट और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 चीजें, ये 6 एलिमेंट और ये 5 एलिमेंट, यही दोनों मिलके यानी कि टोटल 11 एलिमेंट्स मिलके क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि पहला दिन है, इंट्रोडक्शन है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा पढ़ा दूं जिससे हेक्टिक हो जाए। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे टू बी कंटिन्यू डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव गाइस, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, सो दैट कि आपको और हेल्प होगा। एंड काइंडली वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोगों को बेनिफिट हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड सीएस फाउंडेशन सीसेट स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्द सीसेट में लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।